कहते हैं आज वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को सुहेल बड़ाइच साहब ने उनका इंटरव्यू लिया और वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे ये इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के बाद एक तहलका मच गया क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं वो बड़ी हैरानकुन है। उनका कहना था कि आवाम को हुकूमत में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और इमरान खान को लोगों ने निज़ाम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया, लेकिन हमारी अपनी ही कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से तब्दीली नहीं आ सकी है। अच्छा, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि फवाद चौधरी ने कि मेरे तज्जिए के मुताबिक हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जो आपस की रस्साकशी है उसकी वजह से सियासी लोग खेल से बाहर हो गए और इससे पैदा होने वाले खला को नए लोगों ने पुर किया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी साहब ने यह भी मजीद कहा कि कहा जाता है फौज का बहुत किरदार हो गया है, लेकिन आप पार्लिमानी और सूबाई क़यादत को देखें और खुद बताएं कि इस क़यादत के साथ सिविलियन सुपरमेसी किस तरह हो। तो आइए जरा देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यार्डस्टिक है कामयाबी की, वो बड़ी मुख्तलिफ है आम हुकूमतों से, और उसमें फिर हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि तो जो हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गई और ये जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिर फिलअप किया नए लोगों ने, और नए लोगों में भी उन लोगों ने फिलअप किया जो पॉलिटिक्स से थे ही नहीं। सिविलियन, हम कहते तो हैं कि सिविलियन जो ऑफिसेज हैं, मिलिट्री जो है जी उसका बड़ा रोल हो गया है, सिविलियन ऑफिसेज जो हैं जी वो उनको देना चाहिए रोल। आप जरा पार्लियामेंट की अपनी लीडरशिप देखें, उसके बाद आप अपनी प्रोविंशियल लीडरशिप देखें। आप मुझे बताइए, कोई दिल पे हाथ रख के कोई मुझे बताए इस लीडरशिप के साथ कैसे सिविलियन सुप्रीमेसी हो सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। जब असद उमर वजीर ख़जाना थे तो जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर उन्हें वजारत से फारिग करवाया, फिर असद उमर ने दोबारा आने के बाद कोशिश करके जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। ये ज़रा देखिए क्या कहा उन्होंने। तो जो बेस्ट लोग थे वो वहाँ पे लगने चाहिए थे, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि जिसने भी उनको मशवरा दिया फ्रैंकली कि कमज़ोर लोगों को लगाएं और उन लोगों को लगाएंगे जो हर बात जो है वो डिक्टेशन लेंगे, उसका मुझे लगता है कि उनकी ज़ात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान को बेहतरीन लोगों को ओहदे देने चाहिए थे, लेकिन जिसने भी उनको ये मशवरा दिया कि कमज़ोर और डिक्टेशन लेने वाले अफराद को ओहदे दिए जाएं, इससे उनकी ज़ात को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। देखिए क्या कहा उन्होंने। और पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके फिर जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। ये भी कहा इसलिए महसूस होता है कि ये तीसरा शॉट जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि इसलिए महसूस होता है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में अंदरूनी इख्तलाफात ने ना सिर्फ पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया बल्कि पूरी सियासी क्लास आउट हो गई और उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। सुनिए क्या कहा। इतने एडवाइजर्स होंगे हमारे, इतने ऐसे पीएम्स होंगे और इलेक्टेड लोग जो हैं वो मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का, और वो किसी भी जो है वो की फैसलों में डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। उन्होंने ये भी कुछ 6 माह का जिक्र किया कि 6 माह या शायद 4 माह का जिक्र किया कि 4 माह का वक्त दिया गया है, अगर ये होगा पूरा तो शायद ये पूरा ना हो सके, अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो शायद आगे काम ना कर सके। कुछ इस तरह का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको फयाजुल हसन चौहान साहब का जो इनसे रिएक्शन आया वो क्या आया, ज़रा वो सुन लीजिए, फिर इसका एनालिसिस देते हैं। असल मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब को है कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा है हर वक्त इख्तलाफ करने का और इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इख्तियार करने का। ये पिछले टोटल 8 साल 9 साल की इनकी जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स से आप देख लें, ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। कोई तरीका है यार कि आप मीडिया पे आके ये जनाब चौकों और चौराहों पे आके आप अपने खानदान की और अपनी जात की और अपने जनाब पार्टी की और अपनी हुकूमत के मामला, आप मिनिस्टर हैं, आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और रस्तू और जाली न्यूज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो भी इन्होंने चवले मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। लुक क्या भौचाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि पार्टी में इख्तलाफात कोई नई बात नहीं, हर पार्टी में होते हैं, बातचीत होती है, बड़ी तू तकार भी होती है, ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन खास तौर पर जो पीटीआई में ग्रुप्स बने हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। पहले दिन से पता है कि 3 ग्रुप्स चल रहे हैं, शायद चौथा ग्रुप भी कोई एक्टिव हुआ है, आए दिन कोई ना कोई खबर भी आती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह पब्लिकली किसी ने बात नहीं की कभी।
फवाद चौधरी साहब ये बातें पार्टी मीटिंग्स में खुलकर कर सकते थे, शायद की भी हो। और आज जो काबीना की मीटिंग हुई उस पर फैसल वावडा साहब को, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब को दूसरे कमरे में ले जाके मीटिंग के बाद बात करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा, इतना ज़्यादा एग्रेशन था। लेकिन पार्टी मीटिंग्स में खुलकर कर सकते थे ये बातें, लेकिन वहाँ की बजाय एक इंटरव्यू में की। इसकी वजूहात या इसकी मुहर्रिकात क्या है, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी हैरानकुन है। तो आइए इसके लिए तज्जिया लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद है। आमिर साहब, तकरीबन सारी पार्टीज़ ने अपने पार्टी के बारे में कई दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उमूमी तौर पर तब किया जब वो पार्टी का हिस्सा ना रहे या किसी ओहदे का हिस्सा ना रहे। ये पहली दफ़ा शायद मुझे देखने में आ रहा है कि पार्टी के अंदर रहते हुए, ओहदे के ऊपर रहते हुए, बतौर वजीर वो इस तरह को बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये पार्टी के अंदर, मीटिंग्स के अंदर करने वाली बात पब्लिकली क्यों की गई है? देखें, जब एक शख्स को पॉलिटिकली फफूंदी लग जाए ना जुबान पे, तो वो चाहता है कि उसकी सफाई करे। तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर, अब उनको पता था कि मैं चांद के ऊपर बहस कर लूँ, और गलती में वो चांद जो अभी जिलहज का आया ही नहीं, दिक्कत को भी जिलहज कह गए, ज़ाहिर है परेशानी तो है उन्हें। एक बंदा पीछे साइड पे होता है, फिर उनका जहांगीर साहब के साथ नाम भी लिया जाता है ग्रुप में। फिर एक महीना पहले मैंने अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में भी ये बात की थी कि फवाद चौधरी ने जो मिनिस्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी लिखा कि हम तो शुगर हो गए, और ये जो घुसपैठिए हैं स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर्स, ये बहुत अहम हो गए, और यही लोग प्राइम मिनिस्टर के सामने कैबिनेट मीटिंग, चूँकि कोरोना की वजह से वीडियो पे होती है तो वो 2-3 जगह पे वजीरों को बिठाया जाता है। तो इसके साथ फवाद चौधरी के साथ शीरी मज़ारी भी खामोशी से 1-2 दफ़ा कैबिनेट में नहीं गई, शेख रशीद एक दफ़ा नहीं गए, और फिर जब बात हमने की तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बहरहाल शेख साहब बीमार हैं अभी, अल्लाह में उनको सेहत दे। तो हमने की तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आज पेशावर रेलवे के लिए आया हुआ। लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, आप देख लें, सरबत खान साहब ने भी कहा, जिसके कहने पे अब इन सबको अपने असासे देने पड़ रहे हैं, अंदर मौजूद है। असल में अंडर 19 टीम जिनको कहा गया कि बहुत ये हमारे पास एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से बाहर से आएंगे और फलां होगा जिनका होगा, तो वो कुछ हुआ तो है नहीं। अब अंदर से फट रहे हैं लोग। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पार्टियों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, आपने भी जिक्र किया। चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आसिफ, उन सब की लड़ाई सबको पता थी, लेकिन वो इस तरह बीच चौराहे में नहीं आई कभी। पीपल्स पार्टी के अंदर भी रस्साकशी थी। अमीन फ़हीम नाराज़ थे, मरहूम अल्लाह बख्शे ने, मतलब जब उनको वज़ीर आज़म बनाने का वक्त था तो यूसुफ रज़ा गिलानी आ गए, बहुत सारे लोग थे। ये हर पार्टी के अंदर होता है, जो यहाँ पे कोई नया काम नहीं हुआ। लेकिन ये बात समझें कि जो आज हुआ, जो मतलब कल रात से चल रहा है, और आज कैबिनेट में वज़ीर आज़म ने फिर सबको रोका, क्योंकि असद उमर बड़े उसमें थे, फैसल वावडा कह रहे थे, मतलब उनकी जो लोगों से बात हुई कि भाई ये जो नए लोग आए हैं पीटीआई पे काबिल हो गए और हम पीटीआई के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देंगे, तो वहाँ वज़ीर आज़म ने बहरहाल बात संभाली। क्या जाहिर है कि वो अलग से स्नफ भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त गेम ज़रा ज़्यादा बनी हुई है। एक ख़ास लोग मखसूस जिनको प्रॉब्लम हुआ है, आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, जो कि वज़ीर आज़म के इस वक्त तक बाएतमाद तरीन सेक्रेटरी, बिल्कुल ऐसी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की गुड बुक्स में मौजूद है, से चलते हुए दोनों का नाम लेके कि लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी आज़म सलमान रिटायर हुए हैं, रात हमने ये खबर की कि वो पंजाब में मोहसिब जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में मोहसिब वफात पा चुके हैं। तो ये तो एक 4 साल आईनी ओहदे पे जा रहे हैं, हाईकोर्ट के जज के बराबर उनकी बरात होगी। तो यहाँ पे भी यार लोगों ने ये बना दिया कि जी वो आज़म खान से नाराज होकर गए हैं सलमान, हालांकि उनको तो एक प्राइज पोस्टिंग मिलने वाली है, यकम या 2 जुलाई को उनका ओथ हो जाएगा, फिर सबको समझ आ जाएगी बात की। क्योंकि ये तो पहले बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स कर चुके हुए हैं, जो 1-2 महीना पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। इन्होंने 8 महीने पहले ले ली, 6 महीने पहले ले ली, फरवरी में रिटायर होना था, और अभी भी कुछ 1-2 लोग लेंगे, क्योंकि चेयरमैन FPSC दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, उस वक्त भी लोग आएंगे, किस्मत आजमाएंगे जिन्होंने जल्दी रिटायर होना है, या तो जो पुराना कोई इमरान खान साहब को समझ आ गई वो लगा देंगे। पार्टियों में ये होता है, लेकिन बुनियादी इशू ये है कि सबको पता था कि इनकी आपस में लड़ाई मौजूद है, और वो बोल दिया फवाद चौधरी, तो वो बीच चौराहे में हंडिया फूटी है, और उन्होंने बता दिया कि ये ग्रुप बने हुए हैं शाह महमूद का। मतलब असद उमर को बेसिकली क्रेडिट इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया कि उन्होंने निकलवा दिया जहांगीर तरीन को। फैसला तो कहीं और हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर के बगैर क्या जहांगीर तरीन को असद उमर इस तरह साइडलाइन कर सकते थे? नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर के आशीर्वाद के बगैर फैसले नहीं होते। हाँ, जहांगीर तरीन का जब तोती बोलता था, बिल्कुल वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट मौजूद है पहले जो जुबानी कही गई कि पंजाब में सब्सिडी लेने के लिए चीनी पे रिपोर्ट ही बदल दी गई थी, क्योंकि असद उमर उसकी मुखालफत कर रहे थे उस वक्त। फिर बताया गया कि नहीं जी, सरप्लस चीनी मौजूद है, तो वो
उस वक्त दबाव में ले ली गई, लेकिन बाद में इमरान खान साहब को एहसास हुआ कि असद उमर का स्टैंड ठीक था, लेकिन वहां पे तो उन्होंने भी फिर सपोर्ट कर दिया जब डाटा ही चेंज हो गया। तो ये चीजें पार्टियों के अंदर चलती है। असल बात यह है कि वज़ीर आज़म को ये बड़ा एहसास हुआ जब उन्होंने वुज़रा से कहा, लेकिन यहाँ पे वो वुज़रा को 10 दफा कह चुके, वो सेक्रेटरियों को कह चुके रेड नोटिस दे रहा हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म की चूंकि अमूरे मुमलिकत पे ग्रिप प्रॉपर नहीं है, वो समझते नहीं है और फिर मुशावरत भी नहीं है। मुशावरत जो होती है ना, वो होती है मुखालफीन को किस तरह और दबाना है। चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब वो MNA भी रहे 2 दफा, 2002 वाली असेंबली में और पिछली वाली में, तो वो कभी किसी कमेटी में नहीं बैठे, वो दूसरी असेंबली में तो बाइकाट के मूड में रहे, तो चीजें समझने में टाइम लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट। अब या तो वो ऐसे पॉलिटिकली ऐसे पक्के मेच्योर लोगों को साथ ले लेते कि गेम बन जाती। अब वो सारी चीजें समझते हुए उनको ये भी बात समझ आ गई कि अब कोरोना की वजह से कुछ दिन तो मामला दबेगा, उसके बाद लोग हिसाब पूछेंगे, इसलिए उनको पता है कि वो आनी बात उनके ऊपर है। तो उन्होंने वुज़रा से भी कहा, लेकिन ये वुज़रा कहीं पे भी संजीदा नहीं है, ये बात तय है। इनमें से मिनिस्ट्रियों के अंदर किसने जोर लगाया है? फवाद चौधरी वहां चले गए, वो लहरें गिरने वाली बात थी कि जी चांद के ऊपर उन्होंने एक दायरा का बंदा मीडिया का है और मीडिया में रहने का फन जानते हैं, उन्होंने ठीक गेम डाल दी। लेकिन आपको पता है चांद के अंदर जो इस वक्त गए हुए हैं वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, बेसिकली वो एक प्रोफेसर हैं, वो डेपुटेशन पे आए हुए हैं, वो साइंटिस्ट नहीं है इस सेंस में भी। लेकिन काम चलता है, यहाँ पे दाव लगा हुआ है सबका, सब इसी तरह काम करते हैं और फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं। जो लाइमलाइट में रहना चाहते थे वो आगे हैं। अब देखेंगे हम कि इमरान खान साहब ने जो बात बंद कमरे में 0 आवर में कही थी कि 5, साढ़े 5, 6 महीने हैं हमारे पास, वरना फिर वक्त नहीं रहेगा। ये क्या है? ये क्या मतलब है? ये 5, साढ़े 5 महीने और ये 6 महीने का जो वक्त है, इसका क्या मतलब है? ये मुझे बात समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हुकूमत खत्म हो जाएगी या हमारे पास आगे कुछ और करने के लिए टाइम नहीं होगा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जब कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है ना, आप पीपल्स पार्टी की मिसाल लें, तो जब यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो राजा परवेज अशरफ ने एकदम कह दिया 31 दिसंबर को जनाब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 5 साल वो 31 दिसंबर की यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म जब तक थे करते रहे। राजा परवेज अशरफ का वो 3 बजे रहा सारे इसमें कि जी 31 दिसंबर की डेट दी थी, नहीं दे सकते, तो मार खाई ना सारे काम करके। हाँ जी। तो नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम था कि वो पॉलिटिकली मंसूबे बनाते हैं, वो मोटरवे बना रहे हैं, फलां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकली काम करेगा ना, उसने अपने वोटर के पास जाना, उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए। अब इमरान खान साहब जब आए, और ये हमारी हर हुकूमत कहती है कि जब हम आए खजाना खाली था, हमने कर्जे लिया, आप इसाकदार की स्टेटमेंट उठा लें, वो भी यही कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने इतने कर्जे लिए थे कि हमने तो IMF से जो पैकेज लिया तो वो भी वापसी के लिए लिया। उनकी कामयाबी ये थी कि वो पैकेज को अपने टेन्योर में मुकम्मल करके चले गए। पॉलिटिकल बजट भी दिया एंड पे, जो मिफ्ता इस्माइल ने दिया कि, लेकिन जो हालात बन चुके थे वो PMLN के खिलाफ हुए, तो वो इलेक्शन PTI जीती। अब PTI ना तो BRT का एक छोटा सा मंसूबा मुकम्मल कर सकी, बड़े मंसूबे क्या जो इन्होंने नौकरियां और घरों के कहे थे 100 दिनों में, फिर 6 महीने के, वो सारे नारे बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का पीछा तो कर रहे हैं ना, वो आइंदा भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि अब हमें संजीदगी के साथ कुछ ऐसे इकदाम ले लेने चाहिए कि कल को हम कह सके कि हम ये काम कर सके थे। ये 5.5-6 महीने की बात ये इसलिए नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता हुकूमत जा रही है, 5.5-6 महीने में कुछ नहीं होता। मकसद उनका ये है कि हम कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू कर लें, तो ये 5-6 महीने के बाद आप समझें 1.5 से 2 साल हो गए। अगर आखिरी साल पूरा इलेक्शन करें तो 6 महीने तो इलेक्शन के ही है ना, तो जब ये 6 महीने पूरे हो गए तो 2.5 साल पूरे हो चुके होंगे, तो टाइम कम हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स को पूरा होना, पैसे की फाइनेंसिंग चाहिए होगी, हर चीज चाहिए होगी। तो वो एक वज़ीर आज़म के ऊपर बहरहाल जिम्मेदारी तो है जो उन्होंने अपने वजीरों से शेयर की। अब वजीर खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो समझते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर से, ओवरसीज से आए हैं, अब आप देख रहे हैं सरवर खान साहब की मिनिस्ट्री को चला रहे हैं जो अमेरिका से आए हैं साहब, और जो लंदन से आए हैं जुल्फी बुखारी, ये लोग सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो स्पेशल असिस्टेंट बने हैं मुईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, नेशनल सिक्योरिटी पे, लेकिन वो फैसले कर रहे हैं एविएशन डिवीजन के, वजीर को तो मौका ही नहीं मिलता। तो ये सारे लोगों में एक बात हो गई है कि भाई हम तो खाम खाई हैं यहाँ पे, तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार बेसिकली फवाद चौधरी ने पब्लिक। आई गॉट यू। एक बिल्कुल साइड क्वेश्चन है इससे। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दिनों के बाद एक्टिव हुए हैं, टेलीफोन राब्ते भी किए हैं उन्होंने, कायरा साहब से भी किया है, चौधरी साहब से भी किया है, ये क्या है सर? देखें, आसिफ अली जरदारी को पता है कि जिस तरह जमानत हुई है, जो चीज़ें तय हुई हैं वो खामोश हैं, सेहत का मामला, कोरोना है, सब कुछ है, बेटा उनका सियासत फुल कर रहा है, बिलावल भुट्टो कर रहा है। वो एक्टिव होने पे आप देखें इसी इंटरव्यू में
वो फवाद चौधरी ने ये भी कहा ना कि हमारे खिलाफ तो अपोजिशन कुछ कर ही नहीं रही, हमें तो कुछ करके दिखाना होगा, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ में तो दम ही नहीं है, हम ही कुछ नहीं कर रहे। तो अब हिज़्ब इख्तिलाफ को अख्तर मैंगल की सूरत में एक रास्ता मिला है कि अगर इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं तो बाकियों से भी बातचीत कर लेनी चाहिए। हो सकता है हमारा कोई दाव लग जाए और पंजाब में पूरी अपोजिशन जो है इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई गेम कर ले। बलूचिस्तान में तो बड़ी पक्की बात कही जा रही है कि चूंकि अख्तर मैंगल शुरू से ही अपोजिशन में और मौलाना फजलुर रहमान भी, और दोनों चाहते हैं वहाँ हुकूमत आ जाए, तो वो प्रेशर भी डालेंगे। अभी कोरोना के एंड पे फजलुर रहमान साहब ने तैयारी की हुई है कि अक्टूबर में फिर इस्लामाबाद आना है जो है, तो बेसिकली उसमें भी यही है कि जी फिर बलूचिस्तान में तो हुकूमत हमें देना, आप वहाँ पे अख्तर मैंगल है कि वो एडजस्टमेंट वहाँ पे बन जाए। ये बातें सारी चल रही है, देखते हैं मैच्योर कब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीला सना साहब, थैंक यू वेरी मच। हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़े मशहूर है सर। एक ब्रेक लेते हैं।